बीए सेकेंड ईयर मैक्रो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों को आज व्यापार चक्रों को नियंत्रित करने के क्या उपाय हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ट्रेड साइकिल्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो व्यापार चक्र आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न करते हैं, जिससे समाज की क्रमबद्ध एवं निर्विघ्न प्रगति को ठेस लगती है। ट्रेड साइकिल्स जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी में। इसलिए वर्तमान पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं व्यापार चक्रों को रोकने अथवा उसका प्रभाव कम करने के लिए अनेक उपाय अपनाती है। इनका उद्देश्य यह होता है कि यथासंभव कीमत स्तरों में सामान्य स्थिरता बनाए रखी जाए और ऊंचे स्तर पर ग्रोथ रेट को बनाए रखने का प्रयास किया जाए। व्यापार चक्रों को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय काम में लिए जाते हैं। पहला है मौद्रिक नीति, या जिसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। मौद्रिक नीति का आशय सरकार अथवा केंद्रीय बैंक की नीति से है, जिसके अनुसार देश में चलन व साख की कुल मात्रा पर आवश्यक नियंत्रण रखा जाता है। कहने का मतलब यह है, मॉनेटरी पॉलिसी को जो है गवर्नमेंट जो है सेंट्रल बैंक के साथ मिलकर के ऑपरेट करता है, और इसमें चलन और साख की कुल मात्रा पर आवश्यक नियंत्रण रखा जाता है। क्रेडिट के ऊपर मौद्रिक तत्व संभवतः व्यापार चक्र का सृजन तो नहीं करते, परंतु जब एक बार व्यापार चक्र कार्यशील हो जाता है तो मौद्रिक तत्व इनकी शक्ति को बढ़ा देते हैं। इसलिए तेजी की स्थिति में चलन व साख की कुल मात्रा में कमी की जाती है। तो पहला उपाय क्या ध्यान रखना मॉनेटरी पॉलिसी का, कि तेजी की स्थिति में साख की कुल मात्रा में कमी करनी है और मंदी की स्थिति में उसमें वृद्धि करने की आवश्यकता होती है। साख का परिमाणात्मक नियंत्रण करने के लिए बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस जिसे हम खुले बाजार की क्रियाएं कहते हैं, कोषानुपात परिवर्तन जैसे सीआरआर और एसएलआर के अंदर चेंजेस आदि उपायों का प्रयोग किया जाता है। इन उपायों को विस्तृत में आप थर्ड ईयर में पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है मॉनेटरी पॉलिसी में क्रेडिट कंट्रोल जो है किया जाता है। अगर रेसेशन की स्थिति है तो क्रेडिट को बढ़ाया जाता है, साख को बढ़ाया जाता है। दूसरा उपाय ट्रेड साइकिल को कंट्रोल करने का फिस्कल पॉलिसी है। फिस्कल पॉलिसी को हम राजकोषीय नीति भी कहते हैं। राजकोषीय नीति अथवा सरकार की वित्त नीति का संबंध सरकारी आय व व्यय के विविध पहलुओं से होता है। केंशियन विचारधारा के प्रभाव में 1930 के पश्चात राजकोषीय नीति को आर्थिक स्थिरता के एक उपाय के रूप में काफी महत्व दिया जाने लगा। ये फिस्कल पॉलिसी जो प्रीडोमिनेंट रोल जो प्ले करती है, तो वो जो है 1930 के पश्चात इसका जो है एमरजेंस जो है बहुत ज्यादा हुआ, जब जेएम कीन्स ने अपनी फेमस पुस्तक लिखी और उसमें उन्होंने फिस्कल टूल्स से रेसेशन को कंट्रोल करने की बात के बारे में बताया। राजकोषीय नीति का उद्देश्य एक और जहां सरकार की आय के साधनों को नियंत्रित करना होता है, वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण स्थापित करना होता है। कहने का मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर कंट्रोल करना होता है। करारोपण या टैक्सेशन के द्वारा समाज में व्यय के लिए उपलब्ध आय अर्थात डिस्पोजेबल इनकम का स्तर निर्धारित होता है और व्यक्तिगत व्यय नियंत्रित होता है। गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेशन के टूल द्वारा जो है लोगों की या अपनी जो पॉपुलेशन है उसकी डिस्पोजेबल इनकम को कंट्रोल करती है। इसके विपरीत सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप कुल व्यय तथा कुल मांग में वृद्धि होती है। दोनों प्रकार की क्रियाओं के प्रभाव अलग अलग होने के कारण यह आवश्यक हो जाता है कि अर्थव्यवस्था में स्थिरता की प्राप्ति के लिए सार्वजनिक आय तथा सार्वजनिक व्यय की नीतियों में उचित प्रकार का समायोजन किया जाए। जब कभी सार्वजनिक व्यय की राशि
सार्वजनिक आय के उपलब्ध साधनों से प्राप्त राशि की तुलना में अधिक होती है तो हीनार्थ प्रबंधन या डेफिसिट फाइनेंसिंग का सहारा लेना पड़ता है, जिससे जनता के हाथों में अतिरिक्त क्रय शक्ति आती है। कहने का मतलब है कि अगर डेफिसिट फाइनेंसिंग गवर्नमेंट करती है तो उसके कारण जनता के हाथों में अतिरिक्त क्रय शक्ति आती है। सामान्यतः घाटे के बजट जो है स्फीतिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं, और अगर डेफिसिट फाइनेंसिंग बहुत ज्यादा कर दी तो घाटे का बजट जो होगा वो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को जनरेट करेगा, इन्फ्लेशन के फिनोमिना को ज्यादा जनरेट करेगा। अब राजकोषीय उपाय दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के उपाय ऐसे हैं जो सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की आयोजित कार्रवाई के बिना स्वतः ही चक्रीय उच्चावचनों को नियंत्रित करने के लिए कार्यशील रहते हैं। इस प्रकार के उपायों को स्वचालित स्थायी कारक ऑटोमेटिक स्टेबिलाईजर्स अथवा बिल्ट इन स्टेबिलाईजर्स या संरचित स्थायी कारक कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए आप। वर्तमान करारोपण जो है हमारा, या जिसे हम कहते हैं हमने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जो है, इसी प्रकार का एक उपाय है जिसके अंतर्गत जैसे जैसे आय बढ़ती है, ऊंची आय पर अधिक कर होने के कारण बढ़ी हुई आय का एक भाग सरकार के पास पहुंच जाता है, जिससे जनता की क्रय शक्ति अथवा प्रभावपूर्ण मांग अधिक नहीं बढ़ पाती। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के कारण क्या होता है, जो बढ़ी हुई इनकम है या ऊंची आय है उस पर अधिक कर होने के कारण ये जो बढ़ी हुई आय का कुछ भाग जो है सरकार के पास ऑटोमेटिक पहुंच जाता है, और इससे जनता जो है उसकी क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर उसकी जनता की जो है अफेक्ट होती है, और इफेक्टिव डिमांड जो है वो कम होती है। अब दूसरा देखें, इसी प्रकार आय घटने पर सरकार को करों से प्राप्त होने वाली आय अपने आप घट जाती है, जिससे जनता को व्यय बढ़ाने में असुविधा होती है। तो ये बिल्ट इन स्टेबलाइजर का एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरे प्रकार के उपाय ऐसे हैं जिनका प्रयोग सरकार अपने निर्णय अथवा विवेक, जिसे हम डिस्क्रिशन कहते हैं, उसके अनुसार करती है। इस प्रकार के उपाय तीन रूप हो सकते हैं। पहला, करों की दरें स्थिर रखकर सार्वजनिक व्यय में परिवर्तन करना। टैक्स रेट एज इट इज रखे, लेकिन सार्वजनिक व्यय में परिवर्तन करे। पहली पॉलिसी ये हो सकती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज करे, टैक्स रेट एज इट इज रखे। दूसरी पॉलिसी हो सकती है करों में परिवर्तन करना तथा व्यय को स्थिर रखना। टैक्सेशन में चेंज करना लेकिन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को एज इट इज रखना। और तीसरा है करों के परिवर्तन तथा सार्वजनिक व्यय के परिवर्तनों को उचित रूप से समन्वित करना। इनमें से प्रथम प्रकार के उपाय मंदी के उपचार के लिए अधिक उपयुक्त हैं। देखिए प्रथम प्रकार के उपाय कौन से हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, करों की दरें स्थिर रखकर सार्वजनिक व्यय में परिवर्तन करते हैं। और इस प्रकार के उपाय मुद्रास्फीति को रोकने में सहायक होते हैं, पहले और दूसरे। तीसरे प्रकार के उपाय अर्थात आय व व्यय की समन्वित नीति मंदी और तेजी दोनों का उपचार करने में सहायक होती है। अतः स्थिरता की प्राप्ति के लिए आवश्यकता इस बात की होती है कि आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार सरकार द्वारा करारोपण के स्वरूप तथा सार्वजनिक व्यय के आकार में आवश्यक परिवर्तन किए जाएं। यह अनुभव किया गया है कि राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी प्रभावपूर्ण तभी हो पाती है जब इसे मौद्रिक नीति का सहयोग प्राप्त हो। दोनों पॉलिसी जो है को एक साथ अप्लाई करें, फिस्कल पॉलिसी एज वेल एज मॉनेटरी पॉलिसी। अगर मंदी की स्थिति है तो आपको किस तरह से जो है दोनों पॉलिसी को लेना है, और तेजी की स्थिति है तो उस समय जो है ट्रेड साइकिल को आपको कैसे कंट्रोल करना। दूसरे उपाय जिसे हम प्रत्यक्ष नियंत्रण कहते हैं या डायरेक्ट कंट्रोल कहते हैं, ट्रेड साइकिल को कंट्रोल करने के, उसमें मौद्रिक एवं वित्तीय उपाय अर्थव्यवस्था में प्रभावपूर्ण मांग को नियंत्रित करने के अप्रत्यक्ष उपाय हैं।
अर्थव्यवस्था में कुछ विशेष प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए सरकार प्रत्यक्ष नियंत्रण के उपाय अपना सकती है, जैसे कीमत नियंत्रण या प्राइस कंट्रोल के द्वारा उपभोग तथा उत्पादन की आवश्यक वस्तुओं की कीमतें निर्धारित कर दी जाती है। जो प्राइस कंट्रोल है उसके द्वारा उपभोग तथा उत्पादन की आवश्यक वस्तुओं की कीमतें निर्धारित कर दी जाती है। दूसरा, वस्तुओं के वितरण को नियंत्रित करने के लिए राशनिंग की व्यवस्था अपनाई जाती है। फिर है उत्पादन की मात्रा तथा स्वरूप को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग की नीति, या जिसे हम इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग कहते हैं, अपनाई जाती है, जिससे निवेशों की मात्रा तथा स्वरूप नियंत्रित हो जाते हैं। ये तीसरी पॉलिसी, इसको अच्छी तरह समझिए। इसमें अगर अपने को इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिसमें उत्पादन की मात्रा तथा स्वरूप को नियंत्रण करने के उद्देश्य से बनाई जाए। अगर अपने को निवेश को बढ़ाना है तो कैसी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी होनी चाहिए। फिर अर्थव्यवस्था को विदेशी प्रभावों से बचाने तथा भुगतान संतुलन में साम्यावस्था प्राप्त करने के उद्देश्य से व्यापार नियंत्रण या ट्रेड कंट्रोल्स लगाए जाते हैं। फिर मजदूरी की दरों में अनावश्यक वृद्धि को रोकने या वेज फीस के उद्देश्य से आय नीति या इनकम पॉलिसी निर्धारित की जाती है। वेजेस कई बार जो है बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, तो उस वेज फीस को करने के लिए इनकम पॉलिसी निर्धारित की जाती है। अन्य उपाय जो ट्रेड साइकिल्स के हैं, जिसे हम मिसलिनियस मेजर्स के अंदर ले रहे हैं, व्यापार चक्रों के प्रभाव एवं गति को रोकने के लिए कुछ अन्य उपाय भी अपनाए जा सकते हैं, जैसे कीमत पोषण नीति, प्राइस सपोर्ट पॉलिसी के अंतर्गत कीमतों को एक निश्चित स्तर से नीचे गिरने से रोकने के लिए सरकार स्वयं खरीदार के रूप में बाजार में आती है। इस नीति की सफलता के लिए कुशल शासन व्यवस्था तथा लोचपूर्ण वित्तीय साधनों की आवश्यकता होती है। अब क्या कर रहे हैं, ये जो पॉलिसी है ट्रेड साइकिल को कंट्रोल, इसमें प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, इसमें क्या करते हैं, सरकार जो है खुद खरीदार के रूप में बाजार में आ जाती है। लेकिन ये सक्सेसफुल जब ही होगी, इसका इम्पैक्ट जो है वो सही जब भी पड़ेगा जब एडमिनिस्ट्रेशन जो है एफिशिएंट होगा और गवर्नमेंट के पास लोचपूर्ण वित्तीय साधन होंगे। अगला उपाय ट्रेड साइकिल को कंट्रोल करने का है, जिसमें बेरोजगारी बीमा योजना या अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम अमेरिकी तथा यूरोपीय देशों में ये बहुत ज्यादा काम में ली जाती है। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा सभी मजदूरों के लिए एक अनिवार्य बेरोजगारी बीमा योजना लागू किया जाना चाहिए। इसके लिए बनाई गई राशि समृद्धि काल में बढ़ती जाएगी और मंदी की स्थिति उत्पन्न होने पर इस कोष में से बेरोजगारों मजदूरों को मुआवजा दिया जाएगा, जिससे उनकी प्रभावपूर्ण मांग बनी रहेगी। अब यह कहना कठिन है कि व्यापार चक्रों को नियंत्रित करने में उपयुक्त उपायों में से कौन सा अधिक प्रभावपूर्ण हो सकता है। वास्तव में विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की अपनी अपनी विशेषताएं होती है और उन्हीं के अनुसार यह निश्चित किया जा सकता है कि उनमें से कौन सा उपाय अधिक कारगर हो सकता है। आज हम 4th यूनिट का ये लास्ट टॉपिक है और वो यही हम फिनिश करते हैं। थैंक यू।